everyone, this is Pratibha Sharma and today we are going to start our immunology. इम्यूनॉलजी से क्वेश्चन हर उस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जहाँ पे लाइफ साइंस एक पार्ट होता है एग्ज़ामिनेशन का। तो इम्यूनॉलजी को स्टार्ट करने से पहले आज हम उसका बेसिक देखेंगे ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर रहें, ताकि जब भी हम आगे बढ़ेंगे, आगे जब हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे तो आपको सभी चीज़ें आपके माइंड में एकदम क्लियर हो और आपको एकदम अच्छे से समझ में आता रहे। तो लेट्स स्टार्ट विद द इम्यूनॉलजी। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक आप बाद में कर दीजिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इम्यूनॉलजी यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो सबसे पहले बात करते हैं कि इम्यूनॉलजी है क्या। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साइंस के जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं उन सभी में हम लॉजी वर्ड का यूज़ करते हैं। लॉजी, तो लॉजी का मतलब ही क्या है? स्टडी। लॉजी का मतलब ही स्टडी है। और इसके आगे लगा है इम्यूनो। इम्यूनो मतलब इट इज़ रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले इम्यून सिस्टम के बारे में जानिए। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो कंट्री है जिसका कि नाम इंडिया है, उसके बॉर्डर्स, जितने भी बॉर्डर्स हैं, उन्हें हमेशा ख़तरा बना हुआ होता है कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ जो है वो उसके ऊपर अटैक ना कर दे। और जैसे कि हम जानते हैं पाकिस्तान है, चाइना है, ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि हमें हमारी आर्मी की ज़रूरत पड़ती है। और आर्मी जो है ये हमें हर फॉरेन इन्वेजन से बचा कर रखती है। तो जिस तरह से आर्मी वर्क करती है हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी तरीके से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारे पास एक आर्मी होती है। ये सिंपलेस्ट टर्म में मैं आपको समझा रही हूँ कि सिंपलेस्ट टर्म में आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह आर्मी हमारी कंट्री की बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करती है, उसी तरीके से होस्ट को, ये कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग को, होस्ट यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है क्योंकि हम ह्यूमन इम्यूनॉलजी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन को बचाने के लिए किससे? डिज़ीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज़म्स, यानी कि जो भी फॉरेन इन्वेडर्स हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो कि हार्मफुल हैं, जो भी हार्मफुल हैं हमारी बॉडी के लिए, उन सब से बचाने के लिए हमारी बॉडी में जो आर्मी वर्क करती है उस आर्मी का नाम है, उस डिफेंस सिस्टम का नाम है इम्यून सिस्टम। और इसी इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इम्यूनॉलजी। नाउ व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स एंड एबनॉर्मल सेल। तो डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि हम सभी जानते हैं फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। उसके अलावा एबनॉर्मल सेल्फ, यानी कभी कभी जो सेल्स हैं, यानी बॉडी की ही सेल्स कई बार ऑल्टर होकर के बॉडी को हार्म पहुंचाने लगती है, और उस केस में भी हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है और हमें उनसे बचाता है। तो उन सेल्स को जो कि एबनॉर्मल हो जाती है उन्हें हम कहते हैं कैंसर सेल्स। तो कैंसर सेल्स के अगेंस्ट भी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यूनिटी शो करता है। तो इम्यूनिटी का मतलब हो गया स्टेट ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के टाइप्स की अगर हम बात करें तो इट कैन बी पैसिव एज वेल एज एक्टिव। पैसिव इम्यूनिटी में हमारे जो नेचुरल बैरियर्स आते हैं, जैसे कि हमारा स्किन है, गैस्ट्रिक एसिड है जिस स्टमक का, ये सब आते हैं पैसिव इम्यूनिटी में। और इसकी जो एग्जिस्टेंस होती है इट इज़ क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन। कहने का मतलब ये है कि बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन नहीं भी होता है तो भी इस टाइप की इम्यूनिटी हमेशा प्रेजेंट रहती है। उन्हें किसी भी एंटीजन की, किसी भी फॉरेन पार्टिकल की, किसी भी डिजीज़ कॉजिंग जर्म की ज़रूरत नहीं है बॉडी में एक्टिव होने के लिए। हमेशा इस तरह की जो पैसिव इम्यूनिटी है वो बॉडी में बनी रहती है। जबकि अगर एक्टिव इम्यूनिटी की हम बात करते हैं तो ये हम तब देखते हैं जब वहाँ पे कोई इन्फेक्शन होता है, यानी बॉडी में जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल अटैक करता है उस केस में एक्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है और फिर डिफरेंट इफेक्टर मैकेनिज़म्स के थ्रू वो उस इन्फेक्शन से फाइट करती है और उसे इरेडिकेट करने में हेल्प करती है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिसिटी अगर हम बात करते हैं तो अगेन इम्यूनिटी इज़ ऑफ टू टाइप्स, इन्नेट इम्यूनिटी एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी। टॉकिंग अबाउट इन्नेट इम्यूनिटी, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक एंड इट इज़ प्रेजेंट बाय बर्थ। जब
कोई भी इंसान जन्म लेता है उसी वक्त उसकी ये इम्यूनिटी उसके साथ प्रेजेंट होती है और ये नॉन स्पेसिफिक होती है, जैसे कि मैंने आपको पैसिव इम्यूनिटी में बताया। इसके लिए आपको किसी भी एंटीजन की ज़रूरत नहीं होती, बिना एंटीजन के भी ये बॉडी में एक्टिव होती है। अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उस केस में ये रैपिड रेस्पॉन्स शो करती है, यानी अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आता है बॉडी में, बॉडी के लिए अगर हार्मफुल होता है तो रैपिड रेस्पॉन्स शो करने के लिए, यानी जो सबसे पहले बॉडी में आपकी इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है और जो सबसे पहले उस फॉरेन पार्टिकल से फ़ाइट करती है वो होती है इन्नेट इम्यूनिटी, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी अपना रेस्पॉन्स शो करती है और उस जो फॉरेन पार्टिकल है उसे इरेडिकेट करने में हेल्प करती है। इफेक्टर मैकेनिज़्म जो इसके होते हैं वो विद इन मिनट्स या आवर आपको दिख जाते हैं, यानी बहुत जल्दी जैसे ही वो फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में आया तो उससे लड़ने के लिए ये प्रेजेंट ही रहती हैं और बहुत जल्दी वो उसे इरेडिकेट करने में या एक तरीके से उसे फाइट करने में बहुत जल्दी ये अपनी मैकेनिज़्म शो करती हैं। जबकि अडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो इट इज़ स्पेसिफिक एंड इट इज़ एक्वायर्ड लेटर इन द लाइफ आफ्टर एक्सपोजर टू सम काइंड ऑफ एंटीजेंस। जब आपको पर्टिकुलर एंटीजेंस मिलते हैं उससे एक्सपोजर होने के बाद में अडेप्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है या आप कह सकते हैं कि एक्टिवेट होती है। इसके जो इफेक्टर मैकेनिज़म्स हैं, यानी ये फ़ाइट करने के बाद में रिज़ल्ट शो करने में कम से कम कुछ दिन लगा देती है। और जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, अगर हमें नॉर्मल कोल्ड हो जाता है, कॉमन कोल्ड जिसे हम कहते हैं, तो उसे ठीक होने के लिए कहते हैं कि 3-4 दिन का समय लगता है। तो ये जो 3-4 दिन का समय लग रहा है, ये लग रहा है अडेप्टिव इम्यूनिटी, जो कि इम्यूनिटी बॉडी ने उस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, तो उस वायरस के अगेंस्ट बॉडी को अडेप्ट करने में और उस वायरस के अगेंस्ट बॉडी ने जो इम्यूनिटी एक्वायर की है उससे उस वायरस को इरेडिकेट करने के लिए, उससे फ़ाइट करने के लिए उसे कुछ दिन लगते हैं। इसलिए उसे वो इफेक्टर मैकेनिज़्म शो करने के लिए, वो अडेप्टिव इम्यूनिटी शो करने के लिए कुछ दिन का टाइम लगता है। लेकिन अडेप्टिव इम्यूनिटी की खास बात ये है कि यहाँ पर मेमोरी प्रेजेंट होती है, यानी एक बार जिस तरह की वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन सेल ने आपके ऊपर अटैक किया है, उस सेल के अगेंस्ट जो बॉडी है वो एक मेमोरी बना के रखती है, जिसे हमेशा याद रहता है कि इस तरह के वायरस ने पहले भी अटैक किया है। तो जब सेकंड टाइम उसी चीज़ का अटैक होता है, उसी फॉरेन पार्टिकल का अटैक होता है, तो वो अच्छे से या पहले से तैयार उसके पास कुछ वेपन्स होते हैं, क्योंकि उस पहले वो अटैक कर चुकी होती है, इसलिए उसके पास ऑलरेडी वो वेपन्स होते हैं जिनसे वो फाइट कर सकती है। तो जैसे ही सेकंड टाइम सेम एंटीजन से एनकाउंटर होता है तो वो अपने पुराने वेपन्स यानी अपनी मेमोरी सेल्स का यूज़ करके उससे फ़ाइट करना शुरू कर देती है। और इस केस में जो इफेक्टर मैकेनिज़म्स होती हैं, ये फ्यू डेज़ की जगह पे आप कह सकते हैं कि पहले से बहुत ही कम समय इसको उसके फ़ाइट करके उसको इरेडिकेट करने में लगता है। इन्नेट इम्यूनिटी, अब हम वन बाय वन इन्नेट और एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। तो इन्नेट इम्यूनिटी में हम देख सकते हैं कि कुछ बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो बैरियर्स कौन कौन से हैं? फिज़िकल बैरियर्स हैं, केमिकल बैरियर्स हैं, बायोलॉजिकल बैरियर्स हैं और जनरल बैरियर्स हैं। अब हम वन बाय वन इन बैरियर्स को देखते हैं। फिज़िकल बैरियर, तो फिज़िकल बैरियर में आप फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, फ्लूइड फ्लो, हेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, ये सब जो फिज़िकल बैरियर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ये एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्ट करती है। अब देखिए कि बॉडी में फॉरेन पार्टिकल कहाँ से आ सकता है। फॉरेन पार्टिकल आएगा या तो आइज़ से, आइज़ में म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। स्किन से, तो स्किन ऑलरेडी खुद ही एक आप कहते हैं कि फ़िज़िकल बैरियर है। उसके अलावा मुंह से तो सलाइवा प्रेजेंट है जिसमें एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं। आँखों से तो टीयर्स में एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। और कह सकते हैं कि और जहाँ से भी अगर वो आता है, तो अगर मान लीजिए वो स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर चला भी जाता है और स्टमक में चला जाता है, अगर वो सलाइवा को अगर वो डिफीट करके सलाइवा के एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स को वो उससे बचकर स्टमक में चला भी जाता है, तो स्टमक में एसिड होता है जहाँ पे लो पीएच होता है जो कि हार्मफुल माइक्रोब्स को किल करता है। उसके अलावा जितने भी हमारी बॉडी की म्यूकस लाइनिंग्स हैं वो डर्ट और माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेती हैं और ये गुड गट बैक्टीरिया
को तो छोड़ देती हैं, बाकी जो कम्प्लीटली बैड बैक्टीरिया है वो भी गुड गट बैक्टीरिया से compete करते हैं। तो उस कंपटीशन में गुड गट बैक्टीरिया जो हमारी गट में प्रेजेंट होते हैं वो उन्हें हरा सकते हैं, यानी उनके लिए वहाँ पे कंपटीशन भी प्रेजेंट है। तो उस कंपटीशन की वजह से उनके लिए इतना आसान नहीं होता वहाँ पे कॉलोनाइज़ करना और इन्फेक्ट करना। ठीक है, तो इस तरह से फिज़िकल बैरियर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। केमिकल बैरियर्स, जैसे कि मैंने बात की म्यूकस मेम्ब्रेन की, उसी तरीके से लाइसोजाइम वहाँ पे प्रेजेंट होता है। लाइसोजाइम जो होता है ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि हमारी म्यूकस, टीयर्स और सलाइवा में हमेशा प्रेजेंट होता है, और ये जो एंजाइम है ये ब्रेक डाउन कर देता है सेल्स का, जो भी बैक्टीरियल सेल्स बाहर से अंदर आती हैं बॉडी में, तो उन्हें ब्रेक डाउन करने के लिए लाइसोजाइम बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। कफिंग एंड स्नीजिंग के थ्रू भी ये बाहर की तरफ निकल जाते हैं, अगर क्योंकि जैसे मैंने आपको फिज़िकल, ये जो डायग्राम है ये बोथ फिज़िकल और केमिकल बैरियर दोनों के लिए है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फ़िज़िकल बैरियर कफिंग और स्नीजिंग, मैंने हेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स आपको बताया था, तो हेयर ऑफ नॉस्ट्रल से हमें कफिंग या स्नीजिंग हो जाती है और स्नीजिंग के थ्रू ये बाहर निकल जाते हैं वापस। उसके बाद बात करते हैं एसिडिटी की। तो एसिडिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट होता है उसका पीएच बहुत लो होने की वजह से वहाँ पर भी बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकते। टेम्परेचर की बात करें तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इस तरह का होता है कि वहाँ पे जैसे कि हम कहें कि फ़ंगस की अगर हम बात करते हैं तो फ़ंगस को ग्रो करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वो जो हमारा टेम्परेचर है वो नॉर्मली फ़ंगस को ग्रो नहीं करने देता। इस तरह से कुछ और माइक्रोब से भी हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। FC बाइंडिंग प्रोटीन्स के बारे में आप बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बहुत टेक्निकल हो गया है ये, क्योंकि इसमें हमें पहले एंटीबॉडीज़ के बारे में, एंटीबॉडीज़ के पार्ट्स के बारे में जानना ज़रूरी है कि FC बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या होते हैं। इसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि FC क्या होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। इसमें ये जो पोर्शन होता है इसे हम FC पोर्शन कहते हैं, और ये जो पोर्शन होता है इसे हम FAB पोर्शन कहते हैं, यानी ये एंटीजन बाइंडिंग के लिए पोर्शन होता है, और ये जो FC पोर्शन होता है ये कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन या किसी और जो सेल्स हैं उनसे बाइंडिंग के लिए ये हमारे पास पोर्शन मौजूद होता है। उसके बाद इंटरफेरेंस या साइटोकाइंस ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेल टू सेल कम्युनिकेट करते हैं, इम्यून सेल्स के कम्युनिकेशन के लिए ये काम में आते हैं। इस पर मैं कंप्लीट वीडियोस बना चुकी हूँ साइटोकाइंस पे, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ वहाँ जाकर वो देख सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम आगे इस सीरीज़ में पढ़ेंगे, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट है ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इम्यूनोलॉजी का, इससे भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से केमिकल बैरियर जो हैं वो बॉडी में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजिकल बैरियर्स। तो बायोलॉजिकल बैरियर्स दो तरह के हो सकते हैं, फैगोसाइटिक बैरियर्स एंड इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स। फैगोसाइटिक बायोलॉजिकल बैरियर से क्या मतलब है, जहाँ पे सेल्स वर्क करती हैं, जहाँ पे सेल्स का काम होता है। तो फैगोसाइटिक बैरियर में जैसे कि ब्लड, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, टिश्यू मैक्रोफेजेस, ये जो सेल्स होती हैं ये सेल्स फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करती हैं, जिससे कि जो बैक्टीरिया होता है वो पूरी तरह से, आप कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से लाइज हो जाता है, और उसका ब्रेकडाउन होने की वजह से वो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाता। यहाँ पे अगर आप फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस को शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं तो हम देख सकते हैं कि कोई बैक्टीरिया है और ये एक फैगोसाइट है, कोई बैक्टीरिया जो रेड कलर में शो किया गया है, ये इसके रिसेप्टर से बाइंड होता है, अंदर जाके ये फैगोसोम नाम की एक स्ट्रक्चर में ट्रैप हो जाता है, और ये फैगोसोम फिर लाइसोसोम जो कि सेल में प्रेजेंट होती है उससे आप कह सकते हैं मर्ज होकर के एक फैगोलाइसोसोम बनाता है, जहाँ पर कि फैगोलाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स है, लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, एसिडिक कंपार्टमेंट होता है, यहाँ पे एसिड प्रेजेंट होता है, ये एंजाइम्स जो हैं एसिडिक एंजाइम्स वो उसको डिग्रेड कर देते हैं, और फिर उसका एक्सोसाइटोसिस यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उन ब्रेकडाउन होकर के वो बाहर निकल जाता है। यानी इस केस में
बैक्टीरिया को रेप्लिकेट करने का मौका नहीं मिलता है। बैक्टीरिया या वायरस जिसकी भी हम बात करें, कोई भी फॉरेन पार्टिकल है तो उसे रेप्लिकेट करने का मौका नहीं मिलता है और वो फर्दर किसी और सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स की बात करें तो ये भी फैगोसाइटोसिस से ही रिलेटेड है। इन्फ्लेमेशन और फैगोसाइटोसिस ये दोनों ही प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। तो इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, जो फैगोसाइटोसिस हैं, फैगोसाइट्स जो हैं उनका इन्फ्लक्स, यानी जो ब्लड सेल्स हैं, एक तरीके से आप ये मान लीजिए ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी की जो लाइनिंग है इन्हें हम एंडोथीलियल सेल्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो फैगोसाइट्स हैं वो सारी इसकी लाइनिंग की तरफ मूव कर जाते हैं, जिसे हम इन्फ्लक्स कहते हैं, और फिर ये उस टिश्यू के पास चले जाते हैं जहाँ पर कि कोई कट या वुंड या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, तो इसे हम इन्फ्लक्स ऑफ फैगोसाइटोसिस कहते हैं। यानी वहाँ पर जाकर के फैगोसाइट्स जो हैं वो जमा हो जाती है और फिर वो कुछ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं, कुछ सीरम प्रोटीन्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इस तरीके से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन जैसी घटना होती है। तो इन्फ्लेमेशन के जो कार्डिनल साइंस हैं तो इसे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। इन्फ्लेमेशन में पेन होता है, हीट फील होती है, रेडनेस, स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ फंक्शन। इसे याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आप मान लीजिए कि किसी ने जोर से आपके गाल पे थप्पड़ मार दिया तो आप क्या क्या फ़ील करेंगे, तो आप फील करेंगे पेन यानी दर्द होगा, गरम गरम लगेगा थोड़ा तो हीट फील होगी, बहुत ज़ोर से मारा होगा तो रेडनेस यानी गाल लाल हो जाएगा, और भी ज़ोर से मारा होगा तो स्वेल हो जाएगा, और भी ज़ोर से मारा होगा थोड़ी देर के लिए सुन्न पड़ जाएगा, यानी वहाँ पर कोई भी फंक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से 5 कार्डिनल साइंस है ये इन्फ्लेमेशन की। थप्पड़ मारना या थप्पड़ खाना इन्फ्लेमेशन नहीं है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये एक इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस है जो कि आप याद रख सकते हैं इस तरीके से। जनरल बैरियर की बात करें तो फीवर एक जनरल बैरियर है। जब भी बॉडी में फ़ीवर होता है तो हमें लगता है कि हमें बुखार हो गया, हम बीमार हो गए, लेकिन फ़ीवर जो होता है ये एनकाउंटर करने का एक तरीका है। बॉडी की जो सेल्स हैं, इम्यून सेल्स, ये फ़ीवर की फॉर्म में जो बैक्टीरिया हैं उनको इरेडिकेट करना चाहती हैं, क्योंकि जैसे कि बैक्टीरिया का जो टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो 37 डिग्री होता है और वही टेम्परेचर ह्यूमन बीइंग का ऑलमोस्ट होता है 37-38। तो उस केस में बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए सेल्स अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर हाई करवा देती हैं ताकि बैक्टीरिया उस टेम्परेचर पर ग्रो ना कर पाए और मर जाए। तो फीवर जो है ये एक तरीके का जनरल बैरियर है। अब बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इट कंसिस्ट्स ऑफ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन लेटर लाइफ में जैसे जैसे हम एंटीजन से एक्सपोज करते जाते हैं वैसे वैसे ये बॉडी को उसके लिए इम्यून कर दी जाती है, यानी इम्यूनिटी एक्वायर करती जाती है। इसीलिए हम इसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, क्योंकि हम इसे लेटर लाइफ में एक्वायर करते हैं या अडेप्ट करते हैं। इन अडेप्टिव इम्यूनिटी अगर हम बात करते हैं तो एलिमिनेशन ऑफ एंटीजन इज़ ड्यू टू 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी दैट आर ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है, आप ये डिटेल में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन क्योंकि दे रहे हैं, जैसा मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी में क्या होता है कि डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटिंग स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज़ विच आर प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडीज़ के बारे में सभी ने सुना है, उनकी हेल्प से अगर डिस्ट्रक्शन होता है एंटीजन का तो उसे हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं, और ये एंटीबॉडीज़ बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करती हैं। अगर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करें तो वहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स नाम की सेल प्रेजेंट होती हैं, ये एंटीजन का डिस्ट्रक्शन करती हैं, या और सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो एंटीजन का डिस्ट्रक्शन करती हैं। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, या एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ऑब्टेन किस तरीके से किया जा सकता है, या एक्वायर किस तरह से किया जा सकता है। अगर एक्टिवली हम बात करें इसकी तो इट इज़ एक्टिवली क्या, इस तरह का रेसिस्टेंस जो कि डेवलप किया जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ एन एंटीजेनिक स्टिमुलस। जैसे कि नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हो जाती है, नेचुरली एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी चिकन पॉक्स, मीजल्स या टिटनेस, तो वो उसके लिए फर्दर लाइफ में
इम्यून हो जाता है। आर्टिफिशियल अगर आप बात करते हैं तो इसका एग्जांपल होता है वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीनेशन में जैसे कि आपको पता होगा वैक्सीनेशन भी एक टॉपिक है इम्यूनोलॉजी का, उसे भी मैं डिटेल से करवाऊँगी। लेकिन जैसे आपको वैक्सीनेशन का थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो आप कह सकते हैं कि जो पैथोजेंस हैं उन्हीं को हम लाइव या एटेन्यूएटेड फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि जो बॉडी है वो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर ले। तो वो जो वैक्सीन है उसमें हमारे पैथोजेंस ही होते हैं, तो वो भी एक तरीके का इम्यूनिटी देने का एक ज़रिया होता है, और वो एडेप्टिव इम्यूनिटी का एक आर्टिफिशियल तरीका है, इसलिए इसे हम आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी कह देते हैं। बात करें अगर पैसिव ट्रांसफ़र की, तो ये ट्रांसमिट किया जाता है रेडीमेड फॉर्म में। रेडीमेड फॉर्म में जैसे कि जब बर्थ होती है, जैसे मैंने आपको बताया एट द टाइम ऑफ बर्थ जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा से आईजीजी ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, और ये आप जो कहते हैं न्यू बॉर्न जो होता है, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर ये ट्रांसफ़र हो जाती है अपनी मदर से। उसके अलावा मदर के मिल्क से IgA, ये दो टाइप की जो एंटीबॉडीज़ हैं, IG का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन है, इम्यूनोग्लोबुलिन, इन्हें ही हम एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम में वर्क करती है, इसलिए इम्यूनो, और ग्लोबुलिन इनका जैसे कि प्रोटीन्स का एक जो स्ट्रक्चर होता है, इस हिसाब से इनका स्ट्रक्चर ग्लोबुलिन स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। तो आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ या काइमेरिक एंटीबॉडीज़। काइमेरिक एंटीबॉडीज़ होती हैं हाइब्रिड एंटीबॉडीज़, यानी माउस और ह्यूमन की एंटीबॉडीज़ को मिला करके ये एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं जो स्पेसिफिक एक ही एंटीजन के अगेंस्ट बनाई जाती हैं। तो ये सब हम डिटेल में फर्दर पढ़ते रहेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप अपने रेफरेंस के लिए याद रख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर है जिसमें हमने बेसिक्स के बारे में देखा यहाँ पर, तो ये सारे बेसिक्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर फर्दर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और जैसे कि पहले मैंने बोला, कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए। आई विल बी हैप्पी टू सी दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।